So guys, very good morning. Let's discuss our doubt session first. So आपका ये जो क्वेश्चंस था that is which of the following will be the best aromatic. So ये जो देखिए नेप्थलीन लिखा हुआ है, इसको बेस्ट एरोमेटिक क्यों नहीं बोला? इवन वो एरोमेटिक भी नहीं है। देखिए क्यों ये रिंग एरोमेटिक नहीं रहा? एग्जामिनर्स ने ये ऐसे ड्रॉ किया हुआ था। जी बताइए ऋषभ, इसमें क्या डाउट है? या बाकी सभी लोग बताएं क्या ये एरोमेटिक है? देखिए रिंग क्लोज्ड है, चारों तरफ से क्लोज्ड रिंग होना ये एरोमेटिसिटी का फर्स्ट रूल था। दूसरा था सारे कार्बन अगर sp2 प्लेनर होंगे तो भी रिंग एरोमेटिक मानते या उसमें कंप्लीट रेजोनेंस है। तो सारे ही रिंग डबल बॉन्ड हैं, मतलब सभी के साथ sp2 प्लेनरिटी है और सारे रेजोनेंस कर रहे, कंप्लीट रेजोनेंस हो रहा है। तो अब हम लोग देख लेते हैं हकल्स रूल ने बोला था 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, n इज इक्वल टू आपका 1 2 3 4 5। तो अगर मैं n इज इक्वल टू 0 पुट करता हूँ तो आपका 2 पाई इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। n इज इक्वल टू 1 पुट करता हूँ, दैट इज 4 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। n इज इक्वल टू 2 पुट करूँगा, दैट इज 8 + 2 इसमें रखोगे ना, सो 8 + 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, 14 पाई इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। अगर ऐसा पाई इलेक्ट्रॉन का सम आ रहा है तो वो सारे एरोमेटिक होते हैं। चेक कर लेते पाई बॉन्ड कितना है। दिस इज 1 2 3 4 एंड दिस मच इज 5 पाई बॉन्ड होना और एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन रखता है, मतलब 10 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब एरोमेटिक होना चाहिए। सभी लोग समझ रहे क्या? एरोमेटिक होना चाहिए बट होता नहीं है। वाई इट इज? यस ऋषभ, इसमें क्या डाउट था? ये एरोमेटिक नहीं है तो आप बोलोगे सर सारी कंडीशंस तो एरोमेटिक की फुलफिल कर ली, क्लोज्ड रिंग है, सारे कार्बन sp2 प्लेनर है, 4n + 2 पाई हकल्स रूल फॉलो कर रहा है, स्टिल इट इज नॉट एरोमेटिक। द रीजन इज दैट कि ये जो रिंग है इसका अगर आप एक हाइड्रोजन देखोगे तो ये नीचे की साइड आएगा और इस नीचे वाली रिंग का हाइड्रोजन ऊपर की साइड आएगा, जो कि आपस में स्टेरिक हिंड्रेंस करके रिंग को पलट देंगे। एक बार फिर से देखो, और रिंग जो प्लेनर दिख रही वो प्लेनर नहीं रहेगी, नॉन प्लेनर हो जाएगी। अभी ये ट्रांसफॉर्म लिखा है ना, ये कार्बन का बॉन्ड इधर नीचे, ये ऊपर, तो इसका चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन नीचे आएगा और इसका हाइड्रोजन ऊपर जाएगा। और ये भी ट्रांसफॉर्म ही लिखा है क्योंकि ये डबल बॉन्ड था, देन सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। तो इसका एक बॉन्ड नीचे है तो अगला हाइड्रोजन ऊपर की साइड आएगा और ये दोनों हाइड्रोजन आपस में टकरा जाते हैं, विल कॉज स्टेरिक रिपल्सन। और स्टेरिक रिपल्सन की वजह से जो ये रिंग प्लेनर था, ऐसा था, ये पलट जाएगा, ये रिंग पलट जाएगा, ये वाला पार्ट ऊपर की साइड चला जाएगा। और रिंग का पलटना मतलब प्लेनरिटी का लॉस करना, और प्लेनरिटी लॉस होने पर ये रिंग ही प्लेनर नहीं रहा तो रेजोनेंस कंप्लीट नहीं होगा, रेजोनेंस कंप्लीट नहीं होगा तो एरोमेटिक नहीं होगा। समझ आए क्या ऋषभ? फास्ट बोल दो, आया कि नहीं आया? ओके, देन नेक्स्ट में भी यही कहानी है, 3 रिंग है। मेरी बात सुनो, आपको कहाँ तक समझना है? आपको ये डाउट उठेगा सर कितने कार्बन की रिंग तक ये हिंड्रेंस मारता रहेगा? ये अगर आप बेंजीन जैसे शेप में जितनी भी रिंग जोड़ोगे उन सभी में स्टेरिक रिपल्सन लगेगा। ये बेंजीन जैसा लुक है ना, तो इसका एच और इसका एच आमने सामने आ जाएगा, ये आमने सामने आ जाते तो ये स्टेरिक रिपल्सन लगाएंगे। और जो ये प्लेनर ऐसा है ये पलट के ऊपर की साइड चला जाएगा। आप इसको हाथ पकड़ के, मान लीजिए आपका ये थंब नीचे है, आप अगर अपना पाम करते हो, हाथ करते हो, तो इसको पलट दो, थंब ऊपर की साइड चला जाएगा
मतलब ये ऐसा हो जाएगा तो ये प्लेनरिटी लॉस कर दिया, और प्लेनरिटी का लॉस करना मतलब एरोमेटिसिटी का लॉस होना। सो फर्स्ट और सेकंड तो बेस्ट एरोमेटिक नहीं है, देखने में एरोमेटिक लग रहे हैं बट स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये एरोमेटिक कंसीडर्ड ही नहीं होते। तो आप बोलोगे सर कितने कार्बन की साइज तक ये हिंड्रेंस मारता है हाइड्रोजन? ये 12 कार्बन ऑनवर्ड इंटरनल हिंड्रेंस खत्म हो जाता है, 10 तक ये लगाता है। अगर मैं ये 12 कार्बन का ऐसा रिंग ले लूं और अभी देखो ये अब हाइड्रोजन हिंड्रेंस नहीं मारेगा। आप सभी में डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, 1 2 3 4 5 6 12, मतलब ये तो खुद ही एंटी एरोमेटिक है। लेकिन इधर अब हिंड्रेंस नहीं लग रहा है, 12 कार्बन पर ओरिजिनल कंपाउंड की खुद हाइड्रोजन हिंड्रेंस नहीं लगा सकते। तो हम तो चाह रहे थे कि ये हिंड्रेंस लगाए ताकि एंटी एरोमेटिक ना रहे और इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाए, क्योंकि एंटी एरोमेटिक तो 0.5 सेकेंड ही एग्जिस्ट करते हैं। समझ आया क्या? अभी आपका जो लास्ट ऑप्शन है, जस्ट एक जो सी ऑप्शन दिया हुआ है और अगला डी दिया हुआ है, मैं आपको डायरेक्टली डी पे बात कर लेता हूं। क्यों से बेस्ट माना गया, बेस्ट एरोमेटिक माना? देखिए ये कुछ लिखा हुआ है, यहां हिंड्रेंस नहीं लगेगा। देखो ये रिंग ऐसे ड्रॉ किया हुआ है, फिर ये कुछ ऐसे, और ये बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड ये कार्बन होगा, ये कार्बन सिंगल हो गया, फिर डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ऐसे लिखा है। तो ये दो कार्बन होंगे तभी ये ट्रिपल बॉन्ड आया। तो इधर दो में से एक ही पाई प्लेनर है, दूसरा तो म्यूचुअल परपेंडिकुलर ऑर्बिटल में होगा, जो कि रेजोनेंस के काम नहीं आएगा। सो 1 2 3 4 5 6 7, 7 पाई बॉन्ड का होना मतलब 14 पाई इलेक्ट्रॉन, और 14 पाई अपने हकल्स रूल में आता है, मतलब ये एरोमेटिक हो सकता है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन हिंड्रेंस लगा ही नहीं सकता, ये रिंग बहुत चौड़ी है, ऑलरेडी 14th कार्बन की रिंग है। हिंड्रेंस बहुत क्या बोलते, डिस्टेंस बिटवीन टू एटम बहुत ज़्यादा है, हिंडर्ड नहीं होगा, तो ये रिंग प्लेनर रहेगी। और बाकी सारे कार्बन sp2 प्लेनर हैं, क्लोज्ड है, रेजोनेंस चल रहा है ऐसे, ये रेजोनेंस चल रहा है, हिंड्रेंस नहीं है, तो ये एरोमेटिक हो गया, इसलिए इसे बेस्ट एरोमेटिक बोला। अभी अब तुम्हारा क्या डाउट है, फटाफट पूछो। ऋषभ बोलो फटाफट क्या डाउट है। ऑल क्लियर, ऑल राइट। यस अथंग क्या पूछ रहा है, टू बेंजीन में क्यों नहीं होता? क्या बेंजीन में नहीं होता है? फटाफट बोलो बेंजीन में क्या नहीं होता है? हिंड्रेंस, किसका हिंड्रेंस? बेंजीन एरोमेटिक है, और बेंजीन में देखो जरा, ये जो लिखा है डबल सिंगल, तो इसके तो सारे बॉन्ड बाहर जा रहे हैं, वो ट्रांसफॉर्म कहाँ लिखा है? वो सारा सिस फॉर्म था, ये दोनों एटम सेम साइड, ये दोनों सेम साइड, ये दोनों नीचे और ये इधर सेम साइड, ये दोनों ऊपर की साइड सेम साइड। लेकिन जहाँ ट्रांसफॉर्म बना रहे हो ऐसा, तो अब इसका अगला बॉन्ड चौथा उधर ही थोड़ी ना जाएगा, वो आपकी मजबूरी है कि वो सिस फॉर्म में आएगा तो ऐसे जाएगा, ये अगला एच ऐसे जाएगा। तो जब आप इसको ऐसे लिख रहे हो और ये डबल बॉन्ड है, तो ये देखिए इतना पार्ट ट्रांस नहीं है क्या, एक मिथाइल नीचे एक मिथाइल ऊपर, तो इसका अगला हाइड्रोजन नीचे आएगा और इसका हाइड्रोजन ऊपर जाएगा। बेंजीन में तो ऐसा नहीं है, बेंजीन में तो सारे ही कार्बन सिस फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, जहाँ जहाँ पाई है उससे दोनों कार्बन सेम साइड। फिर से देखो, अगर ये डबल बॉन्ड है तो ये दोनों कार्बन सेम साइड,
ये इधर डबल बॉन्ड लगाओगे तो दोनों कार्बन ये सेम साइड, इधर डबल बॉन्ड लगाओगे दोनों ऊपर की साइड, तो सारे हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे कि नहीं, तो हिंड्रेंस कहाँ से लगेगा। अभी बोलो समझ आया क्या। ऑल राइट, चलिए सो कम टू आवर ओरिजिनल टॉपिक। हम लोग पढ़ रहे थे एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आज हम लोग देखते हैं DPP2। क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर रहे हो क्या। 3 से 4 दिन में ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए सो आज हमारा टॉपिक है रिएक्शन, दैट इज हाइड्रोकार्बन चैप्टर्स पे हम सर आपकी साइड से भी क्वेश्चन की PDF भेजो, ठीक है जी। बाकी कोई आदेश। सो हम लोगों को क्या पढ़ना है, हाइड्रोकार्बन जैसा वर्ड सुना हुआ है ना आपने। हम लोग अब चैप्टर वाइज एंटर कर चुके, एरोमेटिक केमिस्ट्री का जनरल नॉलेज ख़त्म हुआ, जनरल इंट्रोडक्शन ख़त्म हुआ। अभी हम चैप्टर्स वाइज पढ़ेंगे। पहला आपका 11th का चैप्टर है हाइड्रोकार्बन, और इसमें एलिफेटिक मतलब ओपन चेन की रिएक्शन आप कर चुके थे, जैसे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ये लिखा होगा CH3CH3, Cl2H म्यू लाइट से हीट किया, एक हाइड्रोजन रेडिकली टूटेगा, एक रेडिकल कार्बन पे आएगा, Cl रेडिकल अटैक करेगा और ये ऐसे बना देगा क्लोरोइथिन। ओपन चेन की रिएक्शन आप पढ़ चुके। हम लोग आज रिएक्शन करेंगे क्लोज्ड रिंग पर, कैसे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, दैट इज कॉल्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक पार्ट आप कवर कर चुके, तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है एलिफेटिक में, या इस चैप्टर में जो 11th का पहला चैप्टर है उसमें हम लोग एरोमेटिक में क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ेंगे, वो मैं लिखता हूँ एक बार। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें 4 रिएक्शन आपको पढ़नी है। सबसे पहला आप पढ़ोगे हेलोजेनेशन। हेलोजेनेशन में आप सब पढ़ोगे फ्लोरीनेशन को छोड़ के। आप क्लोरीन को जोड़ोगे तो पढ़ोगे क्लोरीनेशन, ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन करा दोगे तो पढ़ोगे ब्रोमिनेशन, आयोडीन का सब्स्टिट्यूशन करोगे तो पढ़ोगे आयोडिनेशन। ये चारों आज हम कवर करेंगे। फ्लोरीनेशन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से पॉसिबल नहीं है। फ्लोरीनेशन, अब जरा बताएं क्यों नहीं है। इस तरीके से बेंजीन पर फ्लोरीन जोड़ना पॉसिबल नहीं है। फ्लोरोबेंजीन बनता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा नहीं बनता, लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से नहीं पॉसिबल है। पहला रिएक्शन था आपका हेलोजेनेशन। दूसरा रिएक्शन है आपका फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, अल्काइल ग्रुप का बेंजीन पे जोड़ना, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तीसरा रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे, ये बोर्ड में लगातार आते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एसाइल ग्रुप का जोड़ना। फोर्थ रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रेशन। फिफ्थ रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे सल्फोनेशन। एक बार सभी लोग इतने का स्क्रीनशॉट करिए और इतना ही आपका सिलेबस है। हेलोजिनेशन, एसाइलेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। हेलोजिनेशन, एल्काइलेशन मतलब अल्काइल ग्रुप का जुड़ना, सो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन को अल्काइलेशन बोलते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन जिस साइंटिस्ट ने किया था उसका नाम फ्रीडल क्राफ्ट था। इसको एसाइलेशन दो तरह से हम कराते हैं, एक अल्काइलेशन एक एसाइलेशन। एसाइल ग्रुप का जुड़ना मतलब कौन सा ग्रुप होता है एसाइल फंक्शनल ग्रुप, बोलो CH3 C डबल बॉन्डो X या Cl, एसिड हैलाइड इज एसाइलेशन, देन नाइट्रेशन, देन सल्फोनेशन। इतना करना मतलब फर्स्ट चैप्टर एरोमेटिक बेंजीन खत्म हुआ। पल्ले पड़ा कुछ, क्या बोल दिया, हाँ ना कुछ बोलो।
सो इतनी रिएक्शंस हम लोगों को पढ़नी है। अब जैसे पहला टॉपिक हमने चालू किया हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन का मतलब ये जो फर्स्ट रिएक्शन देखो, एक बार बस आप देख लो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ डिटेल में आगे। स्क्रीनशॉट किया सभी ने? हमारा टॉपिक रहेगा हेलोजिनेशन। सो नाउ स्टार्ट करता हूँ मैं यहाँ से। हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, क्या मतलब होता है इस वर्ड का? बेंजीन रिंग के ऊपर हेलोजन का जोड़ना, बेंजीन रिंग पर कोई भी हेलोजन का सब्स्टिट्यूशन कराना। तो एक जनरल स्टेटमेंट हम कैसे लिखेंगे? बेंजीन रिएक्ट विथ किसी भी X2 एज अ हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड। मान लो मैंने FeX3 लिखा, जो हो सके FeCl3, FeBr3, FeI3, और यहाँ से हमें जो X लिखा है एज अ सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा। और इस रिएक्शन को हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन। समझ रहे हो? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, ये जो रिएक्शन का टाइप है। एग्जामिनर आपको X2FeX3 देगा तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी दिया तो वो आपको हेलोजन एटम Cl2Br2I2 अलग से देगा, आयरन का एटम देगा और रिएक्शन को हीट करेगा, तो ये दो भी केमिकली रिएक्ट करके FeX3 ही बना देते हैं और इसको एक्सिस में ले लेगा। तो कुछ X2 एज अ इलेक्ट्रोफाइल का काम करेंगे और बचे हुए X2 आयरन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके लुइस एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो दोनों ही रिप्रेजेंटेशन का एक ही मतलब है। X2FeX3 दे दिया तो उसने आपको रेडीमेड लुइस एसिड बना के दिया, अगर नहीं दिया तो हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ डी ब्लॉक का मेटल लिखेगा, मेनली आयरन दिया है तो हेलोजन X2Cl2Br2I2 रिएक्ट विथ आयरन, तो ये बना देगा FeCl3, FeBr3, FeI3 विच बिहेव एज लुइस एसिड। समझ आया कि नहीं आया? यस नो प्लीज फटाफट बोलो। हम लोग इधर एक नोट पॉइंट करके लिखेंगे। नोट पॉइंट ये है कि X डज नॉट इक्वल टू हेलोजन। क्यों हेलोजन नहीं लोगे, ये सवाल मैंने पूछा, और इससे पहले पूछा कि क्यों इस मेथड से फ्लोरोबेंजीन नहीं बनेगा। ये दो सवाल के आंसर बोलो। बोलो कुछ फटाफट बोलो फटाफट। कार्बन की एरोमेटिसिटी लॉस करवा देगा। तो कार्बन की एरोमेटिसिटी तो हमेशा ही लॉस हो रही, तभी तो टेम्परेरी लॉस करके कार्बोकेटाइन बन रहा था, जिसे कार्बोनियम आयन सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोला। लास्ट में वो जो भी लुइस एसिड लिया वो निकाल ले जाता था H को और रीगेन करता था। एरोमेटिसिटी लॉस करना इज घुमा रहे हो, दिस इज नॉट द रीज़न। फ्लोरीन पे पॉजिटिव नहीं, क्या बात है, परफेक्टली करेक्ट। द करेक्ट रीज़न इज दैट कि जब आप इलेक्ट्रोफाइल बनाओगे, आपको ये पढ़ाया गया था कि ये जो XX लिखा है और हेलोजन के पास 3 लोन पेयर होंगे, तो ये क्या करेगा, जब FeX में FeX3 आपने लिखा तो आयरन के पास वैकेंडी ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और इलेक्ट्रॉन को गेन करना इज कॉल्ड एज लुइस एसिड। तो ये इसके लोन पेयर को गेन कर लेगा। जैसे इसके लोन पेयर को गेन करेगा तो ये X X और इधर नया बॉन्ड बनेगा FeX3, तो आयरन पे माइनस आएगा क्योंकि इसने अपना एक लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड में इसे दिया, तो 2 लोन पेयर बचे, एक लोन पेयर इसका गायब होता हुआ नजर आया तो हेलोजन पे प्लस और ये एज इट इज रहा। तो ये जो नया सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना, नया जो बॉन्ड बना, ये हेलोजन पे पॉजिटिव है तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा क्योंकि हेलोजन तो ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रखेगा और ये टूट के क्या निकल जाएगा, ये वाला तो X बन जाएगा प्लस, क्योंकि आपने इसके दोनों इलेक्ट्रॉन छीन लिए, और साथ में FeX4 माइनस बनेगा। अगर ये एज अ हेलोजन फ्लोरीन लिया होता
तो दुनिया में आज तक फ्लोरीन का प्लस कंपाउंड नहीं बना है। जब आप इसको Fe(X3) में हम लोग फ्लोरीन ही ले रहे हैं, तो यहाँ पर ये लोन पेयर अभी भी आयरन के वैकेंट ऑर्बिटल को देगा। तो ये लिखा होगा, ये लिखा फ्लोरीन, और ये फ्लोरीन अपना एक लोन पेयर से आयरन को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, और आयरन को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो ये नया बॉन्ड बना। नया बॉन्ड बना तो इस पे एक पॉजिटिव आ गया, क्योंकि इसका एक लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड में चला गया, और इसके तीनों लोन पेयर एज इट इज रहे। ये पॉजिटिव होने की वजह से ये सामने वाले से खींचेगा, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन परमानेंट गायब हो गया, तो ये बन जाएगा F+, और दूसरा बन गया FeF4-। तो क्या कभी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एज अ फ्लोरीन ने कभी पॉजिटिव चार्ज दिखाया? नहीं, नहीं, नहीं। सो बिकॉज वी गेट अनडिजायर्ड प्रोडक्ट ड्यू टू द हाई रिएक्टिविटी ऑफ F+, या नोट करके आप लिख दो F+ बनता ही नहीं है, शुद्ध हिंदी वर्ड F+। फ्लोरीन एज अ इलेक्ट्रोफाइल इज नॉट पॉसिबल। जब वो इलेक्ट्रोफाइल ही आपके पास नहीं है, तो फिर फ्लोरीन पे बेंजीन पे फ्लोरीन जुड़ेगा ही कैसे? अभी बोलो कितनों को समझ आया? एवरीबॉडी गॉट इट व्हाट आई सेड? मिस्टर कुमार, ऋषभ, हर्षदा, ओके। तो पहला पॉइंट तो खत्म हो गया कि एज अ फ्लोरिनेशन इज नॉट पॉसिबल। हेलोजिनेशन में फर्स्ट पार्ट में बोलूं फ्लोरिनेशन, और आप लिखोगे नॉट पॉसिबल, तो ये खत्म हो गया। आगे हम बढ़ते हैं क्लोरिनेशन। स्क्रीनशॉट करो फटाफट, मूव टू द नेक्स्ट। कर लिया क्या? चलिए, नेक्स्ट पार्ट इज क्लोरिनेशन, और इसमें होता है, इसलिए हम कंप्लीट मैकेनिज्म के साथ चलेंगे। नेक्स्ट इज क्लोरिनेशन, मतलब Cl2 एज अ इलेक्ट्रोफाइल लिया जाएगा। अब इसमें होता क्या है, बेंजीन रिंग का क्लोरिनेशन कराना। तो आपको ये पढ़ा दिया गया था कि जो क्लोरीन लिया है वो किसी न किसी लुईस एसिड की प्रेजेंस में ही क्लोरिनेशन बेंजीन का पॉसिबल है, या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। ऐसा क्यों? फटाफट बोलो। क्योंकि बेंजीन का पाई बॉन्ड इतना बिजी है, इतना वीक क्लाउड है कि वो क्लोरीन को पोलराइज नहीं करेगा, तो एक इलेक्ट्रोफाइल एक न्यूक्लियोफाइल नहीं बनेगा। नहीं बनेगा तो फिर इलेक्ट्रोफाइल ही नहीं है, तो फिर सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, आंसर अपना चालू करते हैं विथ मैकेनिज्म। मैकेनिज्म ये है कि सबसे वेरी फर्स्ट स्टेप में जो Cl लिया गया है, जिससे हमें इलेक्ट्रोफाइल बनाना है, वो आगे लुईस एसिड के वैकेंट ऑर्बिटल को अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। जैसे ही डोनेट किया तो ये क्लोरीन और ये क्लोरीन का पुराना बॉन्ड, और इसने एक नया बॉन्ड बनाया FeCl3 के साथ। इसके साथ नया बॉन्ड बनाया, मतलब फ्लोरीन ने अपना जो लोन पेयर था वो इसके एरिया में डोनेट किया कोऑर्डिनेट से। जैसे ही किया तो इसका एक ओरिजिनल लोन पेयर, दो ओरिजिनल बचे हैं, और एक चला गया बॉन्डिंग में। तो क्लोरीन को लगा कि मेरा पॉजिटिव आ गया, मेरे पे पॉजिटिव आ गया, और इसके तीनों लोन पेयर एज इट इज। ये बात समझ रहे हो ना? तो ये न्यू बॉन्ड बना, ये न्यू बॉन्ड बना। तो ये न्यू बॉन्ड बनने की वजह से पुराना बॉन्ड ब्रेक होना चालू करेगा। क्यों? क्लोरीन इस क्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। वैसे तो अगर ये केवल Cl2 था तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0, मतलब कोई पे कोई चार्ज नहीं, किसी पे कोई चार्ज नहीं। लेकिन जब इसको पॉजिटिव फील हुआ तो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, तो ये सामने वाले बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जैसे ही सामने वाले से खींचेगा ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, कमजोर होगा, और ये टूट के निकल जाएगा इसके साथ। तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन छीन लिए, मतलब इसको बना देगा क्लोरीन प्लस, और सामने वाला बन जाएगा FeCl4-। एक क्लोरीन एक्स्ट्रा आ गया, इसलिए आयरन पे माइनस। हाँ ना, कुछ बोलो।
सो पहला स्टेप आपका ये होता, या लुईस एसिड का काम ये है कि वो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा। लिखो जरा इसको हिंदी में, लुईस एसिड का काम है कि वो इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करके दे, इलेक्ट्रोफाइल को बना के दे, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने में हेल्प करता है। ये हिंदी अंग्रेजी समझ आई कि नहीं आई? यस। जब आपके पास इलेक्ट्रोफाइल बन गया तो आप अगले स्टेप में जाओगे। स्टेप 2 की अगर हम बात करें, सो स्टेप 2 में हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास आ चुका है तो हम इसको अटैक करवाएंगे बेंजीन रिंग पर, और बेंजीन अपनी टेम्पररी एरोमेटिसिटी को लॉस करेगा। आगे का तो कहानी आप जानते ही हो, बट मैं एक बार कंप्लीट लिखूं आपके साथ। ये बेंजीन रिंग है, इसके सामने इलेक्ट्रोफाइल तो आपने बना लिया, देखो ये रहा इलेक्ट्रोफाइल, इसको पढ़ते इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास आ चुका है, किसने हेल्प किया, लुईस एसिड ने। ये बॉन्ड टूटेगा माइनस, ये माइनस इलेक्ट्रोफाइल पे जुड़ेगा, और ऐसा जुड़ने से ये रिएक्शन बहुत स्लो होगी, इसलिए इसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं, स्लोएस्ट स्टेप। ऐसा क्यों ये स्लो कर रहा है, जैसे ही आपने इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ा, ये माइनस से प्लस जोड़ा और इधर आ गया पॉजिटिव, तो इस रिंग ने टेम्पररी एरोमेटिसिटी लॉस कर दी। इधर वर्ड लिखोगे, रिंग लूज देयर टेम्पररी एरोमेटिसिटी, टेम्परेरी एरोमेटिसिटी लॉस कर दिया। तो हाईएस्ट स्टेबल फॉर्म से लोएस्ट स्टेबल में ये कई बार मने करेगा, नहीं बढ़ना, आगे नहीं जाना है, मतलब ये बहुत ही स्लोएस्ट स्टेप है, ये आगे बढ़ना पसंद ही नहीं कर रहा था, लेकिन हमें कुछ नया गेन करने के लिए कुछ दर्द, कुछ पेन बियर करना पड़ता है, एरोमेटिसिटी लॉस करनी पड़ी, तभी इधर इलेक्ट्रोफाइल आया, और इस इलेक्ट्रोफाइल को आप Cl लिखें। अब जनरल वाला काम नहीं रहा, दैट इज Cl जुड़ गया, यस नो। इसी Cl वाले से एक H जुड़ा होगा, तो अगला थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे, इसी स्ट्रक्चर को दोबारा लिखो, यहाँ पे Cl जोड़ा, वहीं एक H है, सामने पॉजिटिव और ये ऐसे। तो जो आपने FeCl4 निकला एज ए लुईस एसिड, देखिए ये तो कैटेलिस्ट लिया, लुईस एसिड और FeCl3 ये तो कैटेलिस्ट का काम करते हैं, ये रिएक्शन बढ़ाएगा, केवल रेट बढ़ाएगा, बट खत्म होने से पहले ये इस फॉर्म में नहीं रहेगा। तो ये जो लिखा है इधर देखो, मैं इसको ऐसे भी तो लिख दूं, FeCl3 एज ए कैटेलिस्ट डॉट Cl माइनस, वही तो FeCl4 लिखा है। तो ये जो Cl माइनस दूसरा ऐसा न्यूक्लियोफाइल है, वो H को लेके निकल जाएगा, तो बन जाएगा HCl, FeCl3 कैटेलिस्ट वापस, और ये जो रिंग था, जैसे ये H प्लस निकलेगा, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन बेंजीन को वापस चले गए, और बेंजीन रिंग एरोमेटिसिटी को गेन किया, और क्लोरीन आके जुड़ गया, हाइड्रोजन को हटा दिया, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना, कॉल्ड एज क्लोरोबेंजीन। बोलो कितनों को समझ आया, करो फटाफट, समझ आया कि नहीं आया? Everyone got it? Take it screenshot, read it. If any doubt, ask fast. कोई तकलीफ तो नहीं है? बोलो बोलो फटाफट बोलो। नो, डाउट आते ही नहीं, क्योंकि दिमाग चलते ही नहीं आप लोगों का। सवाल आप ऐसे पूछ सकते, क्या सर जो हेलोजन आप लोगे तो क्या लुईस एसिड उसी का लो, FeCl3 ही केवल काम का है, क्या Cl2 के साथ FeBr3 एज अ कैटलिस्ट काम का नहीं है, क्या Br2 के साथ FeCl3 एज अ कैटलिस्ट काम करेगा कि नहीं करेगा, क्या I2 के साथ FeI3 ही काम का है, क्या इसके साथ FeCl3 काम करेगा कि नहीं, क्या इसके साथ FeBr3 एज ए लुईस एसिड काम करेगा कि नहीं। ये सवाल समझ आया कि नहीं आया? अब आंसर बताओ फटाफट। करेगा, यस वेदांत राजपूत, ऐसा क्यों?
क्योंकि डाल दोगे बीकर में तो कुछ तो करेगा ही करेगा, केमिकल्स हैं। ऐसा वेदांत? फ्री ऑर्बिटल रहेगा सब में, फ्री नहीं, वैकेंट ऑर्बिटल। ये सारे ही लुईस एसिड लिए जा सकते हैं। एक बात, रिएक्शन तो किधर गया मार्कर, रिएक्शन तो क्लोरीन का लोन पेयर और आयरन के वैकेंट ऑर्बिटल में चल रहा है, तो क्लोरीन से कोई उसे दिक्कत नहीं, ब्रोमीन से नहीं, आयोडीन से नहीं। बट ये है कि जो हेलोजन लिया है, अगर उसी का आयरन मेटल, मेरी बात सुनो, जैसे मान लो मैंने आपको ये बताया था कि आप कैसे लिख सकते हो, उसने Cl2 और FeBr3 दे दिया, रिएक्शन बिल्कुल होगा। लेकिन अगर उसने Cl2 और केवल आयरन मेटल ही दिया होगा तो, और ये Cl2 एक्सिस में दिया, तो ये 100% खुद ही इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा और दोनों रिएक्ट करके खुद ही लुईस एसिड का काम करेगा। तो हम जनरली जिसको हेलोजन, जिस डाई हेलोजन को लिख रहे हैं एज अ इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए, और आयरन मेटल डाल दिया या कोई भी डी ब्लॉक का मेटल लिया, तो हमें उसी का ही इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा, ओ सॉरी उसी का ही क्या बोलते, लुईस एसिड मिलेगा। मेरी बात समझ पाए हो क्या? ऐसा अगर एग्जामिनर लिख दे तो सब ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर एग्जामिनर केवल ऐसा ही लिख रहा है Cl2 रिएक्ट विथ आयरन, तो जब ये दोनों रिएक्शन करेगा तो लुईस एसिड तो केवल FeCl3 ही बनेगा। जब ब्रोमीन इधर लिया ही नहीं तो FeBr3 बना कैसे दोगे? एवरीबडी टेल मी यस नो। चलिए, ऑल राइट, क्लोरीनेशन हमारा फिनिश्ड हुआ। कम टू द ब्रोमिनेशन, और आप लिखोगे, उसमें कुछ करना नहीं है, आयोडिनेशन मैं करूंगा। सो ब्रोमिनेशन देखो जरा, तीसरा हेलोजिनेशन में थर्ड रिएक्शन इज ब्रोमिनेशन। ब्रोमीन का जुड़ना, ब्रोमिनेशन इज अगेन हेलोजिनेशन रिएक्शन। बेंजीन का रिएक्शन Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3 कराया, या एग्जामिनर लिखेगा इसको Br2 प्लस आयरन हीट किया, तो भी ये FeBr3 लुईस एसिड खुद बना लेगा। इस बार उन्होंने लुईस एसिड डाला नहीं है, ऐसा दे दिया। और आप ऐसा मत बोलना कि सर इस बार तो रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि लुईस एसिड नहीं है। उसने आपको आयरन मेटल दिया, Br2 एक्सिस दिया, हीट किया, तो कुछ एक Br2 आयरन से FeBr3 बना के लुईस एसिड का काम करेंगे, और कुछ बचे हुए Br2 ब्रोमिनेशन करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल का काम करेंगे, और ब्रोमिनेशन हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना। इस तरह की रिएक्शन को पढ़ते हैं एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, या उल्टा बोलो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, सबका एक ही मतलब है। आया कि नहीं आया? अब मेरा सवाल है, ये रिएक्शन थोड़ी सी रिवर्सिबल है, मैं सवाल तो नहीं पूछ रहा हूँ, और इसकी रिवर्सिबिलिटी पे कोई सवाल आपसे नहीं पूछेगा, बस आप लिखते टाइम नोट्स में जरूर लिखिए। आयोडिनेशन कंप्लीटली रिवर्सिबल रिएक्शन है, वहाँ पे हम लोग चालू करेंगे। आप मुझे इसके आंसर में स्टेप 1 Br2 का इससे रिएक्शन करके Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल बनाइए, इलेक्ट्रोफाइल का बेंजीन से अटैक कराइए, RDS में टेम्पररी एरोमेटिसिटी लॉस करिए, और उसके बाद थर्ड स्टेप में जो FeBr4 माइनस है, Br माइनस H को ले जाएगा, एरोमेटिसिटी रीगेन करेगा और ब्रोमोबेंजीन बनेगा। ये तीनों स्टेप फटाफट लिख के दिखाओ। कुछ पेन कॉपी लेते हो या केवल ऐसे कंप्यूटर के सामने बैठ जाते हो? कुछ तो लेटे पड़े होंगे, ऐसे लगा दिए मोबाइल। कॉपी लिए हैं, हाँ जी, करके दिखाओ जरा, सॉल्व करो। कल का वो ऋषभ सवाल कर लिया था लास्ट वाला,
दो ग्रुप बेंजीन पर जुड़े हैं एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा? डाईमिथाइल वाला मैंने कराया था, उसके बाद वाले जो दो क्वेश्चंस थे वो सॉल्व हुए थे क्या? आज मैं उसका व्हाट्सअप भेजता हूँ और वो शायद मैं मैडम के नंबर पे भेजूँगा, वो आपको शेयर करेंगे सभी को, तो वहाँ से एक बार नोट्स में लिख लेना, पढ़ लेना, समझ आ जाएगा। हो गया क्या? किसी को कोई तकलीफ? कर लिया सभी ने? चलिए, सो विल स्टार्ट द नेक्स्ट रिएक्शन इज, ये ठीक है, स्लाइड भी नहीं बदलनी। चलिए, नेक्स्ट इज आयोडीनेशन। सो नेक्स्ट रिएक्शन इज, फोर्थ वन इज आयोडीनेशन। फोर्थ रिएक्शन इज आयोडीनेशन। इसमें जरूर नोट पॉइंट करके स्टार करके लिखें, दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। कैसा रिएक्शन है? रिवर्सिबल रिएक्शन। दूसरा स्टार पॉइंट लिखोगे नोट करके, क्या लिखोगे? आपको दो चीज़ें पढ़ाई थी, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन, इतने की अंग्रेजी समझते हो क्या? केवल अभी तो मैंने शब्द ही लिखा, रिवर्सिबल है, क्यों है वो तुम बताओ, मेरे से ही सवाल करने लगे हो। मेरा सवाल पूछो, सवाल सुनो जरा। एक मैंने इससे पहले पढ़ाया था आपको कि काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व ओनली इन, किन दो में ऑब्जर्व होता था? वन इज इन आयोडीनेशन और सेकेंड इज सल्फोनेशन। इसके अलावा कहीं पर हाइड्रोजन सेकेंड स्टेप में टूट के जाए या फिर ड्यूटेरियम टूट के जाए, हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम का टूटना ये फास्ट स्टेप में काम चलता था, तो इससे रिएक्शन के रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता था। R1 और R2 का रेट अगर इक्वल है, मतलब ये दोनों रिएक्शन आइसोटोप्स एज अ हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम बदल देने से रिएक्शन के रेट पे फर्क नहीं पड़ता। मतलब मैंने आपको बोला था पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं पर भी काइनेटिक्स मतलब रेट में अंतर नहीं आएगा अगर आप हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में से किसी को भी निकालें, क्योंकि रेट फर्स्ट स्टेप पर डिपेंड करता है आरडीएस पे। न्यूक्लियोफाइल जो एच या डी को निकाल रहा वो फास्ट स्टेप में निकाल रहा, तो फास्ट स्टेप जब रिएक्शन के रेट को गवर्न करता ही नहीं है, डिटरमाइन करते ही नहीं है, मान लो पहले H निकलने में 1 सेकेंड लगा तो ड्यूटेरियम में 5 सेकेंड लगेगा, 1 और 5 सेकेंड में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, दोनों का फाइनली प्रोडक्ट लमसम सेम टाइम पे मान लिया गया। खैर इतना भी नहीं आता, अगर ये 1 सेकेंड है तो ये 1.1 सेकेंड लिखते हैं, इतना डिफरेंस आता है। लेकिन जो दो रिएक्शन हैं वो आयोडीनेशन और सल्फोनेशन, इन दोनों में काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑब्जर्व होता है। हाँ ना, कुछ बोलो, पढ़ाया था ये? अरे नोट्स में तो लिखे होगे, पढ़ाया था कि नहीं? अब मेरी बात सुनो, पहले तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, दूसरा काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑब्जर्व होता है, दिखाता है। काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑब्जर्व होता है या दिखाता है, मेरी ये बात समझे? चलिए
ये 2 सवाल थे। अब हम लोग इसके रिएक्शन पर आ जाते हैं। सो बेंजीन व्हेन रिएक्ट विथ I2 इन प्रेजेंस ऑफ FeI3, तो आपको बना के देगा ये आयोडोबेंजीन, और क्या करेगा, एक बना देगा HI और निकल जाएगा लुइस एसिड एज इट इज FeI3। तो एक्चुअली इसमें होता क्या है कि ये जो HI एक स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से, रिड्यूसिंग एजेंट का क्या काम होता है, सामने वाले को रिड्यूस करना और खुद ऑक्सीडाइज होना। ये अपना एक H वापस दे देगा बेंजीन को, और ये वापस बेंजीन बन जाएगा और I2 वापस निकल जाएगा। तो बेंजीन और I2 जुड़ के जो आयोडोबेंजीन बना रहा, लेकिन साथ में यहाँ से जो मैं मैकेनिज्म में सारा एक्सप्लेन करूँगा, बस आप सुनो थोड़ा सा। यहाँ से जो H निकला और यहाँ से HI बना, वो HI पूरी केमिस्ट्री में स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। और रिड्यूसिंग एजेंट मतलब दूसरे के साथ ये काम करना, इसको रिड्यूस करना मतलब इस आयोडोबेंजीन में H को चिपकाना। तो आयोडीन हट जाएगा, H जुड़ जाएगा, तो मतलब बेंजीन का रिडक्शन हुआ, ये वापस बेंजीन बना और I2 वापस निकल गया। HI में से H को बेंजीन में चिपकाना मतलब बेंजीन दोबारा बनना, और II आपस में जुड़ के I2 बना दे। ये मैं आगे लिखूंगा, बट आपका साइड प्रोडक्ट साइड HI एज ए स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बना, जिसने रिएक्शन को पूरा वापस कर दिया। क्या कुछ पल्ले पड़ा? क्यों रिवर्सिबल है? अब आप बोलो कि बना तो सब था, Al भी बना था साइड प्रोडक्ट, HBr भी और HI, तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट HI है, ये सब किसी काम के ही नहीं है। HBr थोड़ा बहुत था तो मैंने रिएक्शन थोड़ी सी रिवर्सिबल की, HI स्ट्रॉन्गेस्ट है तो मैंने कंप्लीट रिएक्शन रिवर्सिबल करा दिया। बोलो हाँ ना? पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? अरे कुछ तो बोलो भाई लोग, सो गए हो सबके सब? समझ रहे हो क्या? ऑल राइट, अब मेरी बात सुनो फटाफट। अब हम लोग इसकी मैकेनिज्म पे आ जाते हैं। आंसर तो हमको ऐसे ही लिखना था। 3 क्वेश्चंस यहाँ से बने। रिवर्सिबल है, काइनेटिक इफेक्ट शो करता है, HI स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, उसकी वजह से रिवर्सिबल है। अब हम लोगों ने पहला स्टेप तो यही करना होता है कि जो आयोडीन लिया, हेलोजन लिया, उसका इलेक्ट्रोफाइल बनाओ। तो इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए हमने FeI3 लिया, उसके वैकेंट ऑर्बिटल में I2 अपना लोन पेयर शेयर करेगा, तो एक नया कॉम्प्लेक्स बनाएगा, नया बॉन्ड बनाएगा। खुद के पुराने तीनों लोन पेयर, ये पुराना बॉन्ड, इसने अपने एक लोन पेयर से नया बॉन्ड बनाया FeI3 के साथ। फ्लोरीन क्या बोलते, आयरन को लगा 4 बॉन्ड, तो आ गया माइनस साइन, तो इधर आ जाएगा प्लस, क्योंकि इसने अपने बॉन्ड एज अ कोऑर्डिनेट शेयर किया। ये कॉम्प्लेक्स ज़्यादा टाइम तक स्टेबल नहीं रहेगा, तो ये पुराना बॉन्ड टूटेगा और नया बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन लेके भागा तो ये बन गया I+ एज ए इलेक्ट्रोफाइल, और ये निकल गया FeI4-। बोलो फर्स्ट स्टेप समझ आया सभी को? हाँ ना? कुछ बोलो, स्क्रीनशॉट करो जरा। कर लिया? देखिए, अब पहला स्टेप आपने कर लिया, इलेक्ट्रोफाइल बनाया। दूसरे स्टेप में बेंजीन की टेम्पररी एरोमेटिसिटी लॉस कराना है और इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ना है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल जब जुड़ता है, उसी स्टेप को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं, और वही स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन होता है। ये बॉन्ड टूटा, माइनस आया, ये माइनस इस पे जुड़ेगा, तो ये आ जाएगा आयोडीन एज ए इलेक्ट्रोफाइल जोड़ा, इधर पॉजिटिव टेम्पररी एरोमेटिसिटी लॉस किया। इसी में मैं तीसरा स्टेप अब कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो जो आपने FeI4- लिखा, एक्चुअली ये क्या था, FeI3 कैटलिस्ट
और एक I माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल। हाँ ना कुछ बोलो। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा ध्यान दो। इधर इधर से थोड़ा कॉन्सेप्ट डिलीवरिंग है, जरा ध्यान दें ऐसा क्यों और क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। सुन रहे हो सभी लोग? अब मेरी बात सुनो फटाफट। मैंने क्या बोला कि यहाँ पे जो I प्लस इलेक्ट्रोफाइल जाके जुड़ा और ये अपना टेम्पररी एरोमेटिसिटी वाला टेम्पररी एरोमेटिसिटी लॉस कर दिया, ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। इजेंट? सब लोग बोलो समझ आया कि नहीं? अब आपको ये पता है, इधर देखो, आप जानते हो एसिडिक ऑर्डर अगर मैं बोलूँ के मतलब एसिड, तो सबसे अच्छा एसिड होता है HI, देन HBr, देन HCl, देन HF। HF तो एक बेकार एसिड होता है, ये पढ़ा चुके। H का निकाल देना, H प्लस का निकालना इज एनाइन बनना, इधर Br माइनस एनाइन, Cl माइनस एनाइन। जो एनाइन या जो नेगेटिव चार्ज एनाइन जितना स्टेबल होगा वो एसिड उतना अच्छा होगा। हाँ ना कुछ बोलो, बोलो फटाफट बोलो सभी लोग, यस नो। उतना अच्छा एसिड होगा। अगर ये अच्छा एसिड था, HI वाला ये अच्छा एसिड है, तो हम ये बोलेंगे कि ये बेस बेकार होगा? दोनों चीजें तो वो अच्छा नहीं हो सकता है। अगर HI एक अच्छा एसिड है, अगर HI एक अच्छा एसिड है, तो क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज एनाइन जाके हाइड्रोजन एटम को गेन कर रहा है, तो ये पढ़ाया मैंने कि अगर कोई नेगेटिव स्पीसीज H प्लस को गेन करे, H प्लस से चिपक जाए, इज एसिड बेस, और कोई एनाइन अगर इस H प्लस के अलावा किसी से भी जुड़े तो उसे न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। ये शब्द बोले थे। तो जब ये वीकेस्ट बेस है, अच्छा बेस नहीं है, तो ये वीकेस्ट बेस है, मतलब ये I माइनस इतनी बड़ी साइज का है और इतना कंफर्टेबल है, इतना स्टेबल है कि ये इस H प्लस से जुड़ना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि ये तो एसिड अच्छा है, बेस अच्छा थोड़ी ना है। अगर ये बेस अच्छा होता तो हम बोलते हैं नेगेटिव एनाइन अनस्टेबल है, तुरंत जाएगा H प्लस से चिपकेगा और स्टेबल बनेगा। ये खुद ही 5th पीरियड का एलिमेंट है, बड़ी साइज है, I माइनस एनाइन कंफर्टेबल है, स्टेबल है, तो ये H प्लस को गेन करना पसंद नहीं करेगा। हाँ ना कुछ बोलो। अगर ये गेन नहीं कर रहा तो यहां से ये जो 100 मॉलिक्यूल्स या 100 मोल्स हमने लिए, रिएक्शन आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, और ये रिएक्शन आगे नहीं बढ़ रहा, इसका कॉन्सेंट्रेशन इधर ही बीकर में बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो जैसे ही ये कंसंट्रेशन प्रोडक्ट साइड ज़्यादा होगा, एक टाइम के बाद इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए ये रिएक्शन का स्टेप भी वापस होने लगेगा, रिवर्सिबल होगा। जब यहाँ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया और ये अनस्टेबल है, वो वैसे ही जाना नहीं चाह रहा था, और H प्लस को कोई न्यूक्लियोफाइल इन्वाइट नहीं कर रहा, लेके नहीं भाग रहा, और आगे स्टेबिलिटी वाला प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, एरोमेटिसिटी रीगेन करने के लिए काफ़ी वेट करना पड़ रहा, तो ये कॉन्सेंट्रेशन दोबारा वापस होने लगेगा। इसका मतलब ये स्टेप, फर्स्ट स्टेप ही रिवर्सिबल हुआ। बोलो हाँ कि ना, ये पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? क्यों फर्स्ट स्टेप RDS ही वापिस हो गया? एक तो वो जाना ही नहीं चाह रहा था क्योंकि वो लेस स्टेबल है। जैसे ही उसको ये लालच दिलाया, कोई बात नहीं, आयोडीन आएगा, मजे आएंगे, कंफर्टेबल रहोगे, थोड़ी देर तो अनस्टेबल होना है, फिर सामने बहुत स्टेबल बन जाओगे। उसने कहा ठीक है देख लेते हैं, लेकिन इसको 2-2 4-4 दिन इसी फॉर्म में रख लिया, क्योंकि आयोडीन एक वीक बेस है, वो H प्लस से जाके जुड़ ही नहीं रहा था, ये बॉन्ड टूटा नहीं, एरोमेटिसिटी रीगेन नहीं हुई, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता गया। जैसे ये 50 मोल पहुंचा होगा, 60 होगा, तो ये वापस होना चालू करेगा और आपस में इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेगा। हाँ ना कुछ बोलो। बाय द वे, मान लो कि कुछ फ्लोरीन कुछ आयोडीन वीकेस्ट बेस है, एक तो ये वीकेस्ट बेस है, और हाइड्रोजन जिस एटम से जुड़ा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव से तो नहीं जुड़ा, तो ये वीक एसिड है। तो वीक एसिड एंड वीक बेस रिएक्शंस आर ऑलवेज रिवर्सिबल रिएक्शन।
जब भी वीक एसिड वीक बेस के बीच में रिएक्शन कराते हो तो क्योंकि वो वीक है, फॉरवर्ड जाने के चांसेस कम है, धक्के मारोगे निकल जाएगी, नहीं धक्के मारे नहीं एनर्जी दी तो रिएक्शन अपने आप नहीं जाएगी, मतलब रिवर्सिबल है। तो अगर ये I माइनस, इधर देखो, अगर ये I माइनस इस H को निकाल ले जाए तो ऐसा बनेगा और ये आयोडोबेंजीन बन जाएगा, हाँ ना, कुछ बोलो। और HI साथ में बनेगा, ध्यान से देखो, यही देखने वाली बात है। यहां से I और H निकला HI, तो ये क्या बन गया, आयोडोबेंजीन बन जाएगा, अपनी एरोमेटिसिटी को रीगेन कर लेगा, HI बना, और जो लुईस एसिड एज अ FeI3 था वो ले लिया। लेकिन मैंने अभी आपको पढ़ाया कि HI पूरी दुनिया में एक स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, ये हर एक चीज को रिड्यूस करके फाइनली अल्केन पे रोक देता है, ऐसा मैं आपके उधर भी पढ़ा के आया था, हाँ ना, कुछ बोलो। तो जब ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम होता है सामने वाले को रिड्यूस करना, मतलब ये क्या करेगा, इस आई को तोड़ के फिर से अलग कर देगा, एच चिपका देगा, मतलब एच चिपकाया तो ये रिएक्शन को वापस बेंजीन बनाएगा, और बेंजीन बनाएगा मतलब यहां तक लेके आएगा, और आई लेके खुद आई से जुड़ के I2 के फॉर्म में अलग हो गया। अरे समझे हो कुछ कि नहीं, फटाफट बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। क्यों दोनों स्टेप रिवर्सिबल हुए, पहले में रिवर्सिबल होने का मतलब था कि H भाग नहीं रहा है, अगर ये H प्लस यहाँ से निकल नहीं रहा है तो रिएक्शन रिवर्सिबल होगी। दूसरे में क्या रीजन था रिवर्स होने का, प्रोडक्ट साइड HI एज अ रिड्यूसिंग एजेंट बना, और HI रिड्यूसिंग एजेंट ने अपना काम चालू किया तो रिंग को बेंजीन चिपका दिया, मतलब आयोडो बेंजीन का रिडक्शन किया तो बेंजीन पे लाके छोड़ दिया। कितने लोग ये वर्ड समझ पाए, वाई बोथ द स्टेप्स आर रिवर्सिबल। अथंग अभी समझ आया कि क्यों आयोडिनेशन ही केवल रिवर्सिबल है, फटाफट बोलो सभी लोग। सोनिया जी समझा, हर्षिदा, योगेश पाटिल, यस पाटिल, अक्षय कटकार, इट्स राइट और समथिंग और प्रोनाउंसिएशन इज देयर। बाकी हेलोजिनेशन रिएक्शन में एसिड नहीं बनता क्या, अरे बनता है लेकिन सारे रिड्यूसिंग नहीं है, HCl रिड्यूसिंग नहीं है, HBr रिड्यूसिंग नहीं है, HI रिड्यूसिंग एजेंट है। चलिए स्क्रीनशॉट करिए फटाफट। लिख लिया क्या, ओके। किधर आ गए, ये सब लिख लिया क्या, अभी रफ हो रहा था अब नहीं हो रहा है, बताओ क्यों नहीं हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की वजह से। स्लाइड चेंज करनी पड़ेगी फिर, क्या हुआ, ये क्या हो गया,
क्या कर दिया वेदांत तुमने ये? चलिए तब तक आप क्वेश्चंस करिए, पता नहीं ये क्या हो गया, देखते हैं। क्वेश्चन करिए, अगर बेंजीन पर सारे हाइड्रोजन एटम हैं और उसका आयोडीनेशन कराया, और दूसरा बेंजीन पर हाइड्रोजन हटा के ड्यूटेरियम जुड़े हैं उसका आयोडीनेशन कराया, तो किसका रेट फास्ट होगा और क्यों? बोलो जरा फटाफट। हाइड्रोजन वाले का रीज़न बताइए। अभी ये डिस्टर्ब हो गया, अभी ये काम का नहीं होने वाला है। चलो फिर आज इतना ही करते हैं। हाइड्रोजन वाले का बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा, बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड बढ़ जाएगी, आयोडोबेंजीन बढ़ेगा, एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा। क्या बात है, कुछ भी शब्द डाल देने, डिक्शनरी में रखे रहते हैं, जो मर्जी एल चिपका दिया। यस, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल मीट यू टुमारो। थैंक यू सो मच। क्योंकि कर्सर काम नहीं कर रहा, वो पूरा स्टॉप